रिविजन चाहिए बस, और प्रैक्टिस करना है आपको बार बार। MCQ जितने एग्जाम के प्रश्न उत्तर होंगे, 30-30, 50-50, 60-60 प्रश्न उत्तर आपको हल करने पड़ेंगे। क्या है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। शुरू करें। जैसे जिस प्रकार से हम लोग कल बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, संसाधन की बात कर रहे थे कि हमारे प्रकृति में प्राकृतिक रूप से इतने सारे संसाधन हैं कि हम उसका समुचित दोहन करें तो देश के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था की हम बहुत योगदान दे सकते हैं। और इन्हीं जो संसाधनों में एक महत्वपूर्ण संसाधन आता है वाटर रिसोर्सेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल संसाधन। जल संसाधन हमारे पूरे इकोनॉमी को लेकर भी कहें, अर्थव्यवस्था की रीढ़ को लेकर भी समझे, या हम जीवन जीना है भविष्य में, तो वो जल की महत्ता को समझनी पड़ेगी, क्योंकि सभी जगह पर निर्भर है तो वो है जल। वायु की आवश्यकता अगर कहीं कहीं पे नहीं भी होती है तो हम लोग जीवन जी सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उसके अभाव में कृत्रिम वायु को लेकर के, लेकिन जल को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए जो तकनीक आज के समय में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो हर कोई नहीं बना पाता, लेकिन हवा को सब एफर्ट कर पा रहे हैं लेकर के। तो संसाधन के रूप में देखें हम लोग जल को, तो संसाधन के रूप में देखते हैं तो हमारे लिए सबसे अमूल्य वस्तु, अमूल्य चीज ये हो जाती है जल संसाधन। और जल संसाधन के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन सा, भारत में इन जल संसाधनों को किस रूप में हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी टॉपिक है जो सीटेट भी आपको मिलेगा, पर्यावरण में भी मिलेगा, और शिक्षक भर्ती के जो टॉपिक है स्पेशली भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं टॉपिक में दिया हुआ है। जब तक सिलेबस नहीं बदलती तब तक तो हमको जो दिया है उसी को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए बहुउद्देशीय क्या होता है और नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं। योजना होता है एक, और ये होता है परियोजना। योजना और परियोजना अंतर मैं बता भी दिया हूँ एक दो बार आप लोगों को, लेकिन जो नए लोग हैं उन लोग सुन लेंगे। कई इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं योजना को, प्लान या स्कीम, ठीक है। और परियोजना क्या कहलाती है, प्रोजेक्ट, ठीक। और अंतर इसलिए है, दोनों को हम लोग कहीं भी योजना लिख देते हैं, कहीं भी परियोजना लिख देते हैं। तो अंतर इसमें यह है कि अधिकतर जो योजनाएं होती हैं अभौतिक चीजों को लेकर के शब्द अधिकतर प्रयोग किया जाता है, अभौतिक, और योजना को उपयोग किया जाता है भौतिक। जैसे रेलवे परियोजना, सड़क परियोजना, बांध परियोजना, निर्माण परियोजना। लेकिन कोई योजना की बात की जाती है तो ऐसे चीजें जो किस रूप में हो, भौतिक ना हो, है ना, भौतिक ना हो। जैसे अभी कृषि क्षेत्र में हर किसान को 6,000 रुपये मिलता है, आप लोगों को पता ही है, 6,000 रुपये मिलता है, और वो हर 4-4 महीने में 2-2 हजार की किस्तों में मिलता है। तो योजना का क्या नाम है, किसान सम्मान निधि योजना। वो एक योजना है ना। और परियोजना किस पे होता है, जो भौतिक होती है, जिसका क्या होता है, हम लोग संरचनाओं को देख सकते हैं, उस पे अधिकतर, हर बार अधिकतर परियोजनाएं उपयोग की जाती है। तो इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है बहुउद्देशीय। जब हम लोग जल को या जल संसाधन के जितने स्रोत हैं उनका उपयोग हम अगर एक से ज्यादा उद्देश्यों के लिए करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बहुउद्देशीय। एक उद्देश्य के लिए होगा तो उद्देश्य हो जाए, दो उद्देश्य है तो द्विउद्देशीय, और दो से ज्यादा है तो बहुउद्देशीय कहलाती है। अब बहुउद्देशीय कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी बांध में हम जल स्टोर करके रखे हुए हैं और उस बांध के पानी को हम केवल और केवल सिंचाई के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो वो जल कहलाएगी और बांध कहलाएगा सिंचाई परियोजना।
उस बांध के पानी का हम लोग उपयोग सिंचाई के रूप में कर रहे हैं। उसके बाद उसी पानी का आसपास के शहरों के लोगों को टंकी के माध्यम से फिल्टर करके उनको पेयजल के रूप में दे रहे हैं। और साथ ही साथ आसपास बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, तो उद्योगों को संचालित करने के लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो उनको हम लोग जल दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग उसको नौका वाहन में कमर्शियल रूप से उपयोग करते हैं, तो एक उद्देश्य ना होकर के उसके उस बांध के या उस परियोजना के कई सारे उद्देश्य होते हैं। तो ऐसे घाटी परियोजनाओं को क्या कहते हैं हम लोग? बहुउद्देशीय परियोजना। और इसमें दो विशेष रूप से जल का उपयोग होता है, सिंचाई और जल विद्युत। विद्युत निर्माण और सिंचाई ऐसा क्षेत्र है जहां पानी की आवश्यकता बहुत मात्रा में होती है। और वही है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं ना, पानी से क्या बना जाता है? बिजली। पानी से बिजली बनाया जाता है, पानी से बिजली बनाया जाता है। तो पानी से बिजली बनता है, पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि साइंस वाले सबको पता है ये जो प्रायोगिक होता है तो हम लोग इसी प्रयोग को अधिकतर करते हैं। आपको पता है ना, पानी से बिजली बनाते हैं, सुने हैं कि नहीं? पानी से बिजली बनता है ऐसा नहीं है। पानी का उपयोग बांध जो होता है, बांध का जो भराव क्षेत्र है जहाँ पे गेट लगा होता है, गेट जहाँ से चैम्बर है वहीं से पानी स्टोर होना शुरू होता है। तो विद्युत बनाने का एक कॉन्सेप्ट है। विद्युत बनता किससे है? टरबाइन घूमता है तो ताप एनर्जी उत्पन्न होती है। तो टरबाइन को घुमाने के लिए बहुत ज्यादा कोयले की आवश्यकता पड़ती है, टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, तब वो गर्म होकर घूमता है। उसके बदले जो गैर पारंपरिक स्रोत, संसाधन में पढ़े हैं आप लोग कल, गैर पारंपरिक स्रोत जल भी है, पवन भी है, सूर्य भी है। तो गैर पारंपरिक स्रोत में पानी को, गेट को खोल दिया गया या पानी के कुछ हिस्से को खोल दिया गया और इतनी तेज मात्रा में टरबाइन की उसके पहिए पे चलाया जाता है कि वो घूमने लग जाता है बौछार पड़ने से। जब वो घूमता है तो फिर पानी फिर से रिसाइकिल होकर वापस चला जाता है, फिर घूमता है, फिर चला जाता है। इससे टरबाइन घूमता है और विद्युत बनना शुरू हो जाता है। यही है प्रयोग। तो पानी से विद्युत नहीं बनता, उस पानी का उपयोग और बांध में ही होगा, जहां पर पानी जो घाटी क्षेत्र है, नदी घाटी, उसी बांध में ही उसका उपयोग करते हैं। ना कि घर में पानी रखा हुआ है एक बाल्टी या एक ड्रम में, तो उसका हम लोग विद्युत नहीं बना सकते, है ना। पानी से विद्युत बनता है, ये जो शब्द है गलत कॉन्सेप्ट है। जो विद्युत बनाने में जल का उपयोग किया जाता है, जो नदी घाटियां, उस समय की बात है जब इतिहास हम लोग पढ़ें, तो भारत जब आजाद हुआ था तो हमको बहुत ज्यादा मात्रा में कृषि क्षेत्र में हमारा योगदान था। योगदान था का मतलब लोग कृषि में लगे हुए थे, उत्पादन बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो इस समय पर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भारत की आजादी के बाद ही 1947 1948 में एक कॉन्सेप्ट लाया था कि क्यों ना नदियों को बांध दिया जाए, नदियों के जल को रोका जाए, और रोकने के बाद उनके जल का उपयोग सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, जल आपूर्ति के क्षेत्र में। क्योंकि बाढ़, इतना ज्यादा बाढ़ होता है, इतनी ज्यादा बारिश आती है, लेकिन फिर भी हम लोग 2 महीने के बाद पानी के लिए तरस जाते हैं। ये हो रहा है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया था भारत की आजादी के बाद, और इन अवधारणा को देने वाले व्यक्ति थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका मानना था कि अगर हम लोग पूरे बांध को कॉन्सेप्ट में लाएं और धीरे धीरे बड़े बड़े बांध बनाएं और आसपास के लोगों को सिंचाई में सहयोग दें, तो क्यों ना हमारा एक देश क्या हो जाएगा, कितना आगे चला जाएगा। इसी कारण से ये अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ भी मानी जाती है, और इसी को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। किसको? जो प्रोजेक्ट लाया गया था नदी घाटी परियोजना, उसको आज के समय का, मतलब तात्कालिक 1948 से 50 के समय का आधुनिक भारत का मंदिर माना गया। अब ये है क्या नदी घाटी परियोजना? तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इसको मैं भारत बना दूं, भारत के नक्शे में, और एक कोई भी नदी है, नदी उद्गम होकर के किसी क्षेत्र में बह रही है और प्रवाहित होते होते, मैं कौन सी नदी बना रहा हूँ आप लोग बताएंगे, कौन सी नदी है? यस, महानदी है। कौन सी नदी है? महानदी। महानदी का उद्गम हुआ यहाँ से और बहते हुए चली गई कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिर गई। इस बीच में आसपास से छोटे मोटे नदियां इस पे आके निश्चित रूप से मिली। मिलने के बाद इनका जल धारण क्षमता बढ़ता गया, और कुछ ऐसे क्षेत्र हमको मिले इस पूरे उसके सफर में,
किसी नदी के सफर में कि कुछ ऐसे जगह मिले जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिलते हैं हम लोगों को, पहाड़ी मिलते हैं, और इधर भी क्या मिलता है, पहाड़ी मिलता है, और जल क्या हो रहा है, यहाँ से प्रवाहित होते हुए बह रहा होगा लंबे क्षेत्र में, है ना। लंबे क्षेत्र में ऐसा एरिया मिलता है जहां दोनों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ हो, या एरिया ऐसा हो जहां पे हमको पानी को रोकने के लिए किसी भी कृत्रिम चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पहाड़ तो खुद नाम ही पहाड़ है ना। तो अब ऐसे स्थिति में देखा गया कि लंबा है, लगभग 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का एरिया यहाँ भी है, और ये नदी कई सालों से अपना जगह बना करके यहाँ से प्रवाहित हो रही है। अब ऐसी स्थिति में इस नदी को क्या किया जाना चाहिए, इसको अगर हम लोग यहाँ पर एक चेम्बर लगा करके क्या कर दें, बांध दें, क्या कर दें, बांध दें, और ऐसे छोटे छोटे जल निकासी के लिए, बाहर निकलने के लिए एक क्या बना दें, जिसको हम लोग गेट बोलते हैं, है ना। तो क्यों ना हम लोग बिना किसी खर्चे के बड़े बड़े अवरोधक दोनों साइड रोक सकते हैं, और जल भरता जाएगा, और कई किलोमीटर तक जल भरा रहेगा। दूसरा, अगर बरसात का समय है और जल बहुत ज्यादा हो गया है इसमें, और हमको लगता है कि ये टूट सकता है, ये क्या हो सकता है, टूट सकता है, तो इनसे गेट को क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, और जितनी मात्रा में यहाँ से जल निकलना होता है वो निकल जाता है, बाकी जल, लिमिटेड जल यहाँ पे स्टोर रहता है। तो इसी को कहा जाता है कि बरसात के समय में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बहुत सारे बांधों का गेट खोला गया है। और कभी कभी यहाँ पे बरसात हो रही है इस इलाके में, और इधर के इलाकों में बरसात नहीं हो रही है, कभी कभी गेट को खोल दिया गया है इनके हिसाब से, तो कुछ जगह में सूखा रहता है, वहां पे बारिश, बाढ़ आ जाती है, और कई लोग अचानक से बह जाते हैं, यही होता है। तो ये चीज आपको समझना होगा कि नदियों में, घाटी में क्या करना, एक प्रोजेक्ट के रूप में सबसे अच्छा, जितने भी परियोजनाएं बनी हैं, जितने भी, और दोनों तरफ से क्या होंगे, पहाड़ों से घिरा होगा ही। अलग से एक साइड पहाड़ है तो दूसरे साइड सीमेंट से दीवार बना देते हैं, ऐसा नहीं है, 2 मिनट में वो खाली हो जाएगा दीवार। तो जो भी नदी घाटी परियोजना बनेगी, अब इस पे कॉन्सेप्ट तो थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा। फैक्ट क्या है, पूरे भारत में उस समय धीरे धीरे अलग अलग नदियों से, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना, सतलज, सभी नदियों में क्या किया गया, जल को बचाने के लिए, सिंचाई के मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली बनाने का था, इनके लिए नदियों में घाटी बना करके पूरे क्षेत्र को क्या किया गया, बांध का स्वरूप दिया गया, है ना। अब फैक्ट क्या है, क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना होगा कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। अब आपके एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं, परियोजना का नाम और वो कौन सी नदी पर, पहला काम ये रखेंगे ध्यान में। दूसरा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जितनी सारी परियोजनाएं हैं, उस परियोजनाओं में कौन सा पुराना, कौन सा नया, कम से कम 3 पुराने याद रखेंगे, नया तो कई बन रहे हैं, पुराने याद रखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, कौन सा बड़ा है, छोटा भी याद रखने की जरूरत नहीं है, छोटे तो गिन पाओगे क्या, छोटा है तो नहीं गिन पाओगे, बड़ा। उसके बाद ऊंचा, और फिर लंबा या चौड़ा, ये अपने में कौन कौन सा स्थान रखते हैं। ये तो ठीक है, इतना याद रखना है आपको शुरुआती दौर पे। अगर आप पढ़ाई इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि जब मैं अभी बना रहा था पहाड़ और एक गेट लगा रहा था, तो गेट लगने के बाद होता क्या है, बाकी फैक्ट है ना, जितना समझना है अभी समझ लीजिए। ये कोई क्षेत्र है, यहाँ भी पहाड़ी, ऊपर नीचे भी पहाड़ी, ये समझ रहे ना, नीचे की पहाड़ी उल्टा बनाए हो ना, ये जल गया। अब यहां से कभी कभी क्या होता है, ये तो नदियां हैं, नहरें निकलती, क्या निकलेंगी, नहर, जो समय समय में यहाँ से जल को, अगर बरसात नहीं होती तो इस बांध के जल को इस गेट के माध्यम से खोला जाता है, और कुछ नदियों से बहते हुए अलग अलग जगह पे, जहाँ पे खेत होंगे,
ये पूरा खेत का इलाका, यहाँ भी खेत, यहाँ भी खेत, नहरों के माध्यम से पूरे खेत में सिंचाई होती है। लोगों को पेयजल के रूप में यहाँ जाता है, यहाँ पे फिल्टर, आप देखें मोहारा फिल्टर मशीन लगा होता है, उसी फिल्टर होकर के पूरे शहरों में पानी जाता है। तो वहां पे भी स्थिति ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब नदियां हो रही हैं इस प्रकार से बांध का निर्माण और आगे बढ़ रहा होता है, तो इस बीच आता है, क्या आता है, सीमा। क्या आता है, सीमा। ये क्षेत्र हो गया छत्तीसगढ़ का, मान लो महानदी की बात कर ही रहे थे। यहाँ आने के बाद छत्तीसगढ़ का नक्शा ऐसे हो गया। नदी थोड़ी छत्तीसगढ़ खत्म हो गया तो रुक जाएगी, नदी तो नदी है ना। ये बहती हुई कहाँ जा रही है, यहाँ की सीमा क्या है, यहाँ चली गई उड़ीसा में। तो छत्तीसगढ़ में बांध नहीं है, छत्तीसगढ़ में बांध नहीं है मान के चलो, या छत्तीसगढ़ में बांध है भी, तो इस महानदी में उड़ीसा जाने के बाद एक बहुत बड़ा एरिया, ये गेट मान लो, ये बहुत बड़ा एरिया में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, हीराकुंड। इसको बिटा देता हूँ, एक पूरा पहाड़ है और हीराकुंड बांध बना हुआ है। अब बांध बना हुआ है तो पानी का उपयोग कौन करेगा, यहाँ वाले, ये छोटा बांध है, इस छोटे क्षेत्र का उपयोग कौन करेगा, छत्तीसगढ़ वाले। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ वालों ने जहां जहां पे ऐसी पहाड़ी दिखी, जहां भी दिखी, खास करके माना जाता है कि जांजगीर चांपा और रायपुर के क्षेत्र में, तो छोटे 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 इलाकों में जहां भी दिखा वहां से महानदी का पानी को रोकने लग गए। ठीक, और रोकने लग गए, उसको नाम दिया गया, छोटे बांध को बोला जाता है बैराज। छोटे छोटे बैराजों में रोक दिया गया। अब धीरे धीरे पानी कम होता गया, रोक रहे हैं तो, क्योंकि रोका इसलिए गया है कि हमारे क्षेत्र में सिंचाई हो, हमारे क्षेत्र में विद्युत हो, हमारे क्षेत्र में लोग पेयजल का उपयोग करें, हमारे क्षेत्र में उद्योगों में काम आए। सीमेंट उद्योग पहुंच जाता है जांजगीर चांपा रायपुर के बलौदा बाजार के हिस्से में, तो रोक दिया गया है। अब पानी को रोक दिया गया, और जब यहाँ पहुंचने के बाद जैसे ही सीमा क्रॉस करती है नदी, तो इस बांध के लिए पानी कम हो गया। पूरे पानी को तो कौन रोक दिया है, छत्तीसगढ़। और उड़ीसा के लिए पानी कम हो गया, हीराकुंड का जो बांध का लेवल था वो कम हो गया। अब यहाँ के लोग सिंचाई के लिए और विद्युत के लिए, सब के लिए, पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसके लिए इनका मानना था, उड़ीसा सरकार का और छत्तीसगढ़ पानी को ना रोके। अगर बांध बनाए तो एक बांध बनाए, जितना हम लोग उपयोग करते हैं उतना आप लोग उपयोग करो, है ना। तो इसको लेकर के विवाद था। विवाद को लेकर के फिर ये बोला गया है। अब कहाँ दूसरा ये होता था, जब इस क्षेत्र में भारी बारिश होती थी, तो जब भारी बारिश हो रही होती है तो सब लोग अपना अपना गेट खोल देते हैं। ठीक है, अपना अपना गेट खोल दिए, तो जैसे ही गेट खोलते हैं पूरा पानी, जल स्तर बहुत तेजी से यहाँ आ जाता है, और यहाँ आने के बाद इनको गेट खोलना ही पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में पूरे आसपास के उड़ीसा के लोग बह जाते हैं। ये स्थिति हो रही, तो फिर विवाद, जब हमको आवश्यकता रहती है तो रोक लेते हो, जब हमको आवश्यकता नहीं रहती तो पूरा गेट खोल देते हो। तो ऐसे नदी घाटी पर विवाद हर राज्य में है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन से राज्यों के बीच जल विवाद है, ये भी ध्यान रखने पड़ेंगे। तो व्यापम लेवल पे, पीएससी लेवल पे तो यही पूछा जाता है, आपको ये सब चीजें कम पूछी जाए। लेकिन हमारे लिए अब तक जो बहुउद्देशीय परियोजना में प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी परियोजना कब शुरू की गई, पहली दूसरी कब है, कौन सी नदी पर है, किसके द्वारा, और जो नदी परियोजना है वो किन किन लोगों के नाम पे रखा गया होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब शुरू करते हैं, फटाफट ये हो जाएगा। अब आधुनिक जो नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, हो गया जवाहरलाल नेहरू। अब देख परियोजना देखते हैं, इसमें फॉन्ट साइज छोटा हो गया है। ये टॉपिक पहली बार हो रहा है ना, अभी तक नहीं किया था मैं, क्योंकि लास्ट टाइम में ना इसको मैं पीडीएफ बस डाला था, बना दिया था मैं, लेकिन पीडीएफ दे दिया था। चलो, पहला भाखड़ा नागल परियोजना, इसको भी तो मिल जाएगा, बस देखते जाइए क्या है कैसा है। नदी कौन सी होगी, भाखड़ा नागल हमारे यहाँ पर जो
एरिया है ऊपर में है, फिर मैप की कमी हो गई है। तो पंजाब हरियाणा राजस्थान, यहाँ से सतलज नदी प्रवाहित होती है ना। तो यहाँ पर ये राजस्थान का कुछ क्षेत्र हो गया, ये पंजाब का क्षेत्र हो गया, हरियाणा का क्षेत्र हो गया। तो इस जगह पर क्या किया गया है, एक साथ, हाँ, दोनों जो दो बांध हैं उनको संयुक्त रूप से भाखड़ा नागल कहा जाता है, जो संयुक्त रूप से बहुत बड़ा परियोजना माना जाता है, क्योंकि इनका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। एरिया जो है क्या है, बहुत बड़ा है। जब अधिकतर इनको एक साथ भी पूछा जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर बोल देते हैं एक साथ, है ना। तो जम्मू अलग जगह में है, कश्मीर अलग जगह में, बहुत अंतर है दोनों में। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, सबसे बड़ी होगी भाखड़ा नागल। कौन सी नदी पे मिला गया है आपको, तीन राज्यों में, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, पंजाब हरियाणा और राजस्थान। तो एक एक थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाएंगे, तो जो जो लिखना है आपको वो आप बता देता हूँ। आप लिखेंगे भाखड़ा नागल, जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, भाखड़ा नागल लिख करके आप लिखेंगे पंजाब हरियाणा और राजस्थान। ये उनका आरटीओ साइन है ना? तीनों राज्यों में ये मिलता है। सतलज नदी पर ये बना हुआ है, नदी लिखेंगे और उसी में नीचे में लिख देंगे नदी सतलज, नदी लिख देंगे सतलज। अब इनकी ऊंचाई कितनी है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये आप अब की स्थिति में याद करने की आवश्यकता अब नहीं है। जो प्रश्न बन रहे होते हैं वो थोड़ा सा अलग लेवल का बनता है। परियोजना नहर, नहर बताया ना, नहर बनाया जाता है। 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा एक सीधा गुरुत्व बांध है। जो हाइट है उसका वो कैसा है, गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। एक होता है गुरुत्व बांध, एक होता है साइफन, साइफन बांध, हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ के मॉडर्न से ये भी उसी तरीके से काम करता है। साइफन का मतलब होता है, अभी बताया था ना, एक क्या है ये, उसका गेट है, यहाँ पानी भरा हुआ है और ढक्कन लगा हुआ है ना। जैसे ही जल भरते जाता है, भरते जाता है, खतरे के निशान में आता है तो ऊपर में ढक्कन लगा हुआ है। इस प्रकार से जल ऐसा आया और गेट को खुद खोलेगा तो चला जाएगा, उसके बाद पानी कम हुआ, समझ रहे हैं ढक्कन। चंबल, फॉन्ट साइज छोटा हो गया है इसका थोड़ा सा, इसलिए मैं बोल देता हूँ। चंबल परियोजना, चंबल खुद एक नदी है, चंबल नदी, और इस पे दो चरण में इनको निर्माण किया गया था। कौन कौन से राज्यों में, एमपी और राजस्थान। ये भी कहाँ पे, जैसे अभी लोकेशन बताया था इस जगह पे, यहां से, तो इनके इस नदी के बीच में ये प्रवाहित होगी। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध है, नाम भी याद रखेंगे, गांधी सागर बांध। इसका 115 मेगावाट विद्युत स्टेशन और कोटा बैराज का निर्माण पूरा हो गया। और दूसरे चरण में 172 मेगावाट क्षमता है। बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे मेगावाट कितना है क्या है, क्योंकि ये सब आपको चंबल बस लिख के दे दिया रहता तो आप ये सब काम करते, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, गांधी सागर एमपी का है और ये महाराणा प्रताप राजस्थान। तीन चार बांधों को लाइन टू लाइन अलग अलग नाम से जाना जाता है। चंबल नदी पर है ये, और इनको संयुक्त रूप से कौन सी परियोजना, चंबल परियोजना। बिजली कितनी बन रही है, बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। ये इतनी सारी जल विद्युत परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, सैकड़ों में है, लेकिन प्रमुख प्रमुख को हम लोग देख रहे हैं। कोयना परियोजना,
कोयना कहाँ है? एमपी, है ना? कोयना कहाँ है? सॉरी, एमपी बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र, एमएच। महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ये कोयना परियोजना को चलाया जा रहा है। अब क्षमता भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे कितनी क्षमता है, लेकिन अगर ध्यान रखें तो बिजली कितना बनता है, तो 1960 मेगावाट विद्युत। नदी कौन सी है? खुद कोयना नदी। तो लिखना क्या है इसमें? कोयना परियोजना महाराष्ट्र कोयना नदी, बस हो जाएगा। कितना ऊंचा पीठ है, क्या है, कैसा है, बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट नदी घाटी है उसको मैं बिल्कुल बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। दामोदर घाटी परियोजना, ये तो याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाखड़ा नागल दामोदर घाटी। जब हम लोग बात करते हैं भारत की आज़ादी की बात, जो वही आधुनिक भारत का मंदिर का कॉन्सेप्ट आया था, तो उस समय इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और झारखंड के इलाकों में इस परियोजना को विकसित किया गया था। और ये शायद अभी टीटी वगैरह में पूछा गया था कि भारत की सबसे प्रारंभिक बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी, आया था शायद सीजीटीटी में या कोई एग्जाम में। सीजीटीटी में वर्ग 2 में आया था, आर्ट्स ग्रुप में, साइंस वाले आप तो दिए थे। तो उसमें अधिकतर ध्यान हमको ना भाखड़ा नगर में जाता है। भाखड़ा नगर सबसे बड़ी है और सबसे पुरानी दामोदर घाटी परियोजना है। जो माना जाता है इस दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत ना, जब हम पंचवर्षीय योजना की ओर पढ़ते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, तो पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले हमको कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना था, उसका उद्देश्य था। और सिंचाई के लिए इस दामोदर परियोजना को जब हम नींव रख रहे हैं तो इसका विकास पूरा उसी समय हुआ था, 1951 से 1956 तक। उसके बाद उद्योग लगे तब ये पूर्ति कर पाया, क्योंकि पश्चिम बंगाल झारखंड में ही सबसे ज्यादा उद्योग उस समय लगे हुए थे। इस्पात उद्योग से लेकर के जूट उद्योग से लेकर के सब में जल की आवश्यकता थी। तो कहना चाहिए वाकई में मंदिर था, यहाँ से हम लोग क्या करते थे, प्रणाम करते हुए निकल रहे थे और अपने क्षेत्र में विकास कर रहे थे। और ये इंपॉर्टेंट वहां से तो नहीं फिर दिख रहा होगा, अमेरिका के सहयोग से इसको बनाया गया था। भारत में उस समय टेक्नोलॉजी का विकास कम हुआ था, कम क्या नहीं भी हुआ था। तो उनको देख कर कि अमेरिका में कैसा नदी घाटी बनाया गया है और कैसे वो पूर्ति करता है, उसी को एक क्या माना गया था, आधार, उसी को तर्ज मान करके ये किया गया था। चलिए आगे बढ़े। हाँ, दामोदर को सबसे पहली परियोजना अमेरिका से लिया गया था, प्रथम पर पश्चिम बंगाल झारखंड में है ये। आज के डेट में तो ये झारखंड में ज्यादा है। आगे बढ़े, फरक्का बैराज, इस इसको भी केवल लिख लीजिए, कहाँ है फरक्का बैराज? वेस्ट बंगाल, गंगा नदी, ठीक है। कभी कभी लोग भागीरथी नदी को भी फरक्का बैराज को रियल में भागीरथी नदी को लेते हैं, इसको देख लेंगे। हालांकि बंगाल में ही है, देखिए इसमें फरक्का में, फरक्का एक जगह है, गंगा पर एक बैराज और भागीरथी पर जंगीपुर में एक अन्य बैराज शामिल है, दोनों को मिलाकर के क्या बोला गया है? हाँ। और इनसे 39 किलोमीटर क्या बनाया गया है, एक नहर बनाया गया है, और जंगीपुर बैराज के नीचे भागीरथी में मिल जाती है। तो इलाका कौन सा होगा? कलकत्ता बंदरगाह का संरक्षण और रख रखाव के कारण से इनके लिए उपयोग किया गया था, ठीक है। हीराकुंड अभी जस्ट बता रहा था मैं, हुगली नदी। और लाऊं?
सफाई। हीराकुंड देख लें क्या? हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा। और जगह देखना है तो संबलपुर। हीराकुंड नदी है तो महानदी। ये पूछा जाए तो ये सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा पढ़े थे? सबसे बड़ा। देखिए, लंबा, बड़ा और ऊंचा अंदर है ना। बड़ा मतलब होता है जल धारण क्षमता, ठीक है, वो कितनी मात्रा में अपने आप को क्या कर सकता है, जल ले सकता है। लंबा का मतलब होता है कि वो कितने दूर तक पहाड़ियों से वो गया होगा। संकीर्ण होगा लेकिन बहुत लंबा गया है। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं। कभी कभी घर बनता है ना, बहुत इलाके में घर बन गया है लेकिन छोटा ही लगता है। कुछ घर छोटे एरिया में बनता है, लंबा रहता है। बस वही। पहले संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, पता है आप लोगों को? हम्म। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर यह विश्व की सबसे बड़ी, हाँ, इसकी शुरुआत 1958 में राजस्थान के एक छोटे से नहर के रूप में हुई थी। अब उसको डेवलप करते करते क्या हो गया, बहुत बड़ा ये जगह ले लिया है। जो उत्तर पश्चिम में जो आउटर एरिया है, जहाँ थार रेगिस्तान का एक हिस्सा था, जहाँ सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है ना। क्योंकि राजस्थान का पूरा एरिया क्या था, रेत से, और वहां पे ग्राउंड वाटर नहीं है, इस कारण से इसका नहरों के माध्यम से पहुंचाया गया था। ये उत्तर की कुछ आप लोगों को नदियां देखने, राजस्थान में है ना, ये ध्यान रखिए। नागार्जुन सागर, चलिए, यह कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी के पानी का उपयोग करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको बनाया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। 1967 में ये बना हुआ है। 67 बना हुआ है, तो बात की बातें हैं। यह नलगोंडा जिले में स्थित है, आंध्र प्रदेश के। और इनका जल का उपयोग कौन कौन राज्य करेगा फिर? आंध्र प्रदेश और नागार्जुन। नागालैंड कहाँ भाई, कुछ भी बोलता है। नागालैंड कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न। कर्नाटक बोल रहे हो क्या? तेलंगाना। तमिलनाडु में। देखिए, नदी का कनेक्शन याद रखेंगे। इंदिरा गांधी कौन सी नदी? हाँ? अभी कौन सा नहर पड़े, कौन सी नदी देखें, इंदिरा गांधी नहर कौन सी नदी है भैया? तब लिस्ट लिस्ट डाल नदी नहीं है। चंबल का उपयोग करता है। अभी ऊपर देखे तीन नदी, जवाहर, चंबल और एक क्या था, तीन थे ना, तीन। सतलज नहीं, हाँ सतलज का ही। नागार्जुन को याद रखना है तो कृष्णा नदी इसका फेवरेट प्रश्न है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, वहां अगर लाइट पड़ रहा है तो। नागार्जुन बांध किस नदी पर है, या फिर कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, ये पूछा जाता है। तो इसको नागार्जुन नहीं, कृष्ण और अर्जुन को लेकर के याद किया जा सकता है ना। दोनों पात्र हैं और इन लोग क्या किए थे, महाभारत में भाग लिए थे। तो कृष्ण का कनेक्शन किससे है? अर्जुन से है। याद रहेगा। रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पर, है ना। छत्तीसगढ़ आप पढ़ते हो, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ते हैं तो रिहंद का भी उल्लेख आता है। रिहंद नदी पर तो है, लेकिन रिहंद नदी कहाँ से निकलती है? सरगुजा से। छत्तीसगढ़ से उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ का सिर है, मान लो इस प्रकार से, ये सिर है, तो यहाँ से रिहंद नदी का उद्गम होता है और इधर से बहते हुए यहाँ जाती है। ठीक, इसको समझ लीजिए, रिहंद है ये। ठीक, अब रिहंद है, यहीं से एक और नदी जाती है,
कौन सी नदी? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती? सोन नदी। सोन नदी ऐसे जाती है, सोन नदी जाती है ऐसे। ठीक, एक कॉन्सेप्ट लीजिए, यहाँ पे सरगुजा है मेन पार्ट, रिहन नदी का उद्गम हुआ, ये आगे जा रही है, ऐसे कर देता हूं। अब यहां से कौन सी नदी? अमरकंटक से इधर एक जाती है नर्मदा इस ओर, और सोन नदी जाती है ऊपर की ओर, है ना? तो जैसे ही सोन नदी इधर पहुंचती है, तो इससे पहले जस्ट इलाका है बलरामपुर के ऊपर का हिस्सा, ये यूपी है, ये एमपी है, और ये जशपुर, झारखंड। अब ये सोन नदी सीधा मिलती है कहाँ पे? गंगा। ठीक, और यहीं पर एक यूपी में बना हुआ है एक बांध। कौन सा बांध? रिहंद बांध। तो इस रिहंद बांध का एक नाम है, वो तो इसका एक नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वल्लभ पंत या कुछ तो नाम, सरदार वल्लभ पंत, ऐसा ही एक नाम रखा गया है इसको, याद नहीं आ रहा है तो इसका नाम। ये समझ आ गया, यहाँ से रिहंद जाती है, सोन जाती है, तो सोन की सहायक रिहंद, और गंगा की सहायक सोन नदी। अगला जो बांध है रणजीत सागर, ये भी बहुत पूछा जाता है, नाम क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे रखा गया, मतलब ये पूछा जाएगा। तो नाम याद रख लेंगे। और नदी कौन सी नदी पे? रावी नदी पर। रावी नदी पर है, और ये कहाँ मिलेगा आपको? पंजाब। क्योंकि सरदार का नाम है तो आप हरियाणा पंजाबी में नहीं करेंगे। आगे बढ़े। तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दो नदियों का एक संगम है, तुंग नदी और भद्रा नदी दोनों मिलकर के तुंगभद्रा बनते हैं, और आगे जाकर के एक बहुत बड़ा क्या बनाते हैं हम लोग? बांध का निर्माण करते हैं। और ये स्पेशली, ये बहुत उद्देश्य के साथ स्पेशली किसको लेकर के है? बिजली उत्पादन को लेकर के इसका उपयोग किया जाता है, और कर्नाटक क्षेत्र में इसका इलाका है। नदी याद हो जाएगा, इलाका याद हो जाएगा। कर्नाटक में है तुंगभद्रा, दोनों वहीं से उद्गम होता है। और तुंगभद्रा किसकी सहायक है? गोदावरी या कावेरी, बताइए। सबसे नीचे है, ऐसा मत कॉन्सेप्ट लगाओ भाई। सबसे नीचे है, देखिए इस दिन भी बताया था, सबसे नीचे कर्नाटक सबसे नीचे नहीं है। ये हो गया क्या? कर्नाटक है मान लो, सबसे नीचे वाला मामला है। और ये है क्या? टीएन मतलब तमिलनाडु, और ये है केआर मतलब केरल। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। हम अगर रायपुर से इधर आए, रायपुर से इधर आए, तो सबसे पहले हम लोगों को बेंगलोर मिलेगा, चेन्नई मिलेगा, कि तिरुवनंतपुरम मिलेगा? क्या मिलेगा? गलत, चेन्नई मिलता है। बेंगलोर नीचे है इस ओ, भारत के मैप के हिसाब से चेन्नई ऊपर माना गया है, बहुत ऊपर। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न था, आया हुआ ऐसी टाइप का आता है ना, मैथिंग के। नहीं, ये पीएससी या व्यापम में कुछ आया था। काकरापारा नाम में है, काकरापारा गुजरात। काकरापारा एक जगह है गुजरात, और इस काकरापारा को दो तीन चीजों के लिए जाना जाता है। पहला इसको देख लीजिए, नदी घाटी परियोजना है, नदी है ताप्ती, इलाका है गुजरात। काकरापारा में, ठीक है नदी घाटी परियोजना है, लेकिन एक और चीज के लिए फेमस है काकरापारा, बताएंगे कोई? अब क्वेश्चन आंसरिंग भी करना पड़ेगा। हाँ, ताप विद्युत संयंत्र। ठीक,
काकरापारा गुजरात में बहुत बड़ा ताप विद्युत संयंत्र और कई यूनिट लगे हुए हैं। तारापुर एक जगह था महाराष्ट्र का, जहाँ पे सबसे पहले ताप विद्युत संयंत्र हम लोग लगाए थे भारत में। और पहला ताप विद्युत संयंत्र कौन है तो हमेशा याद रखेंगे, तारापुर महाराष्ट्र। फिर काकरापाड़ा, कैगा, ये सब बाद में, कर्नाटक में कैगा है। अब ये कॉन्सेप्चुअल है जो आप लोगों को पढ़ने हैं। वर्तमान में परियोजनाओं में कौन कौन सी चुनौती है, चुनौती को लेकर के आप क्या पढ़ते हैं तो है? बहुत सारे बांध हैं। मैं इसमें नीचे में दिख रहा है ना, प्रमुख नदी और परियोजना, इसमें है, ठीक है, नाम और उसके डाल दिया। टिहरी मेरे ख्याल से नहीं होगा इसमें। टिहरी भागीरथी पे है, भागीरथी स्पेशली। कोई एक उससे मिला था ये, मयूरा मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी पर एक हीराकुंड, महानदी, दामोदर घाटी, दामोदर, भाखड़ा नागर, सतलज, नागार्जुन, कृष्णा, तिलैया, बराकर, सरदार सरोवर। हरिश्चंद्र तो उसमें देख लिए थे ना। ये इस पे कुछ कहना चाहिए, निष्कर्षतः वाली बात है कि हमको जल को बचाना चाहिए, भंडारण करना चाहिए, उसका उपयोग अच्छे से करना चाहिए, ये सब बातें इसमें लिखी गई है। आगे देखें टॉपिक, सिंचाई परियोजना समझ में आ गया है। और लगभग 100 से 120 सिंचाई परियोजनाओं के नाम और नदी, इसका पीडीएफ शाम को मिल जाएगा जाती है। या तो आप लोग टाइम निकाल करके 15-20 मिनट कॉपी में लिख लेंगे, लिख लोगे तो याद हो जाएगा। पीडीएफ रख रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होता है पीडीएफ से, आप लोगों को डिलीट हो गए फिर से दो, यही होता है। और मैं लिखाने लग जाऊं तो याद तो होगा, लेकिन आप लोग ऑनलाइन वाले कैसे लिखेंगे, बार बार समझ नहीं आएगा तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं पीडीएफ दे रहा हूँ सबको। सक्षम है तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। एक धीरे धीरे करत करत अभ्यास के वाला जो सतत रूप से धीरे धीरे एक एक दो दो पेज का जब नोट्स बन रहा होता है तो कब ये एक बुक बन जाएगा, अब देखिए धीरे धीरे में ये। अब क्योंकि 100 ऑनलाइन में तो 130-25 क्लासेस हो गई हैं और इसमें दो दो क्लास, उनको अगर 5-5 पेज का 6-6 पेज का पीडीएफ होगा तो कितने सारे पीडीएफ हो गए होंगे। अब पूरा टॉपिक वाइज चल रहा है तो बुक ही बन गया होगा। तो हो सकता है कोशिश करूं कि इसका एक पूरा का पूरा एक पेज में बुक बन जाए और प्रकाशन कर दिया जाए आप लोग के लिए कमर्शियल में। एक और कॉन्सेप्ट है क्योंकि आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये खत्म हो जाए, खत्म तो मुश्किल है, और मैं कल से संविधान का जो टॉपिक है उसको चर्चा करूं। सबसे लंबा टॉपिक है और पढ़ रहे तो थोड़ा सा समझ आए, वैसे ही आराम से पढ़ते हैं। उद्योग, इंडस्ट्रीज। जो अभी दो टॉपिक आ रहे हैं किनसे जुड़े हुए हैं, रिसोर्सेज से, संसाधनों से जुड़े हुए टॉपिक हैं। क्योंकि आप संसाधन को नहीं देखें क्लास तो उसको बिल्कुल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास था वो संसाधन का समझने के लिए। तो संसाधन का कौन सा प्रकार है, जल, जल की बात करें प्राकृतिक संसाधन। अब हम लोग बात करेंगे अगर उद्योग की, तो उद्योग होते क्या हैं। उद्योग का मतलब है, एक सामान्य अर्थ बता देता हूं। जब हम लोग बात करते हैं कि पूरे हमारे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जमीन के अंदर बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं जमीन के अंदर, सोना, चांदी, लोहा और 3
बॉक्साइट, एल्यूमिनियम पूरे जमीन में भरे पड़े हैं। उसके साथ साथ धरातल में भी वन्य संपदा हमारे पास फूट फूट के भरी हुई है, खनिज संपदा भरी हुई है। उसके साथ साथ खेती कर रहे हैं, उससे हमको संपदा मिल रही है, अन्य खाद्यान्न संपदा। तो क्या हम इन संसाधनों को जैसा का तैसा उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मान लो कपास की खेती करते हैं, तो कपास का उपयोग हम किस रूप में कर रहे हैं? वस्त्र के रूप में कर रहे हैं, कपड़े के रूप में कर रहे हैं, खा तो नहीं रहे हैं। जमीन के अंदर मिलने वाले जो लौह है, लोहा का पत्थर जमीन के अंदर मिलता है, प्राकृतिक संसाधन है। जब उसको हम लोग निकालते हैं तो लोहे का हम कुछ बना पा रहे हैं क्या? नहीं, पत्थर है। तो इन संसाधनों को हम किस रूप में उपयोग करें, तो इसके लिए एक बहुत समय से एक क्रमिक रूप से डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो विकास हुआ है धीरे धीरे हुआ है, आदि मानव से लेकर आज टेक्नोलॉजी के युग तक का लोग धीरे धीरे डेवलपमेंट किए। अब ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों को संसाधित कर, मतलब उसको अच्छे से सेट करके अधिक उपयोगी और मूल्यवान वस्तु में बदलना, ताकि उसको क्या कर सके हम लोग, उपयोग कर सके। वही क्या है? विनिर्माण। जो वस्तुएं बनी हुई है, ठीक है, उन वस्तुओं को उपयोगी वस्तु और बनाना, ताकि और अधिक उसका अच्छे से उपयोग कर सके, तो वो क्या कहलाता है? विनिर्माण। अब ये विनिर्मित वस्तुएं कच्चे माल से तैयार की जाएंगी। अब जो हम लोग बोल रहे हैं जमीन के अंदर लोहा पत्थर है ना, कपास, कपड़ा बनाने के लिए कपास है ना, और शक्कर बनाने के लिए गन्ने, ये सब क्या है? हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। उसको लाते हैं और उसको हम लोग एक अच्छे से पूरे प्रोसेस से करके एक क्या बनाते हैं? उपयोगी वस्तु बनाते हैं, तब वो जा करके कर होता है। लेकिन ये होगा कैसे? अब कपड़ा बनाना है तो दो चार कपड़े तो नहीं बना पाएंगे हम लोग। तो उनके लिए यह अवधारणा आई कि हम क्या कर सकते हैं कि इन्हीं को लेकर के एक क्षेत्र क्षेत्र में बांटते जाएं। जहां जहां से लोहा, सोना, चांदी, टीन, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम जो भी मिल रहे हैं, इनको हम लोग मिनरल्स मानते हैं, खनिज मानते हैं। तो खनिजों का एक उद्योग लगाया जाए और इनको नाम दिया जाएगा फिर खनिज आधारित उद्योग। ऐसे चीज जो कृषि से मिल रहे हैं, जैसे शक्कर का जो हम लोग आज के समय में उत्पादन कर रहे हैं, सोर्स क्या है उसका? कच्चा पदार्थ गन्ना। तो गन्ने, गन्ना हो गया, कपास हो गया, ये क्या है? जूट हो गए। ये हमारे लिए किस प्रकार के होंगे? फसल आधारित उद्योग लगेंगे, है ना, या कृषि आधारित उद्योग लगेंगे। वैसे ही जमीन से ही, समुद्री क्षेत्र से, खाड़ी क्षेत्र से पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। जमीन के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ मिल गए, अब डायरेक्ट हम लोग उसका उपयोग नहीं करते, उसको क्या किया जाता है? परिष्कृत किया जाता है ना, फिल्टर किया जाता है। तो उनको बोला गया पेट्रो रसायन इंडस्ट्रीज। तो पूरे उद्योगों को अलग अलग रूप में वर्गीकरण किया गया और बड़े बड़े कारखाने लगाए गए। और ये अवधारणा दिया गया कि, और ये कब लगा है? भारत में जब अंग्रेज थे, जब भारत में अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इतिहास इसका है उद्योगों का। जब भारत में अंग्रेज आए थे तो अपने यहाँ से कच्चा माल, समुद्री मार्ग से कच्चा माल पूरा ले जाते थे यूरोप। ठीक, जब लेके जाते थे तो भारी मात्रा में सामान ले जाना उनके लिए धीरे धीरे कष्ट हो गया, क्योंकि उस समय कम एरिया में उनका शासन था, राज था, या व्यापारिक उद्देश्य से जब आए थे तो कम क्षेत्र में उनका शासन था। तो दो तीन जगह से ले जा रहे थे, है ना, केरल से, सूरत से, और बंगाल से, चेन्नई से, और ये महाराष्ट्र, ठीक है, इन जगह से ले जा रहे थे। लेकिन एरिया बढ़ता गया, खनिज पदार्थ इतनी ज्यादा में मिलती गई, और यहाँ से समुद्री मार्ग से ले जाते थे कहाँ? यूरोप। यहाँ पर इनको इंडस्ट्रीज यूरोप में बहुत पहले से विकसित है। यहाँ पे कपड़ों को लेकर के, यहाँ पे खनिज पदार्थों को लेकर के, पूरे कच्चे मालों को उपयोगी पदार्थ बना करके फिर से समुद्री मार्ग से ला करके भारत के लोगों को बेचा जाता था, अन्य देशों में बेचा जाता था, जहां जहां जो यूरोप के उपनिवेश थे। उपनिवेश मतलब जहां उन लोगों को गुलाम करके रखा गया था, जहां इनका शासन था। लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में बार बार ट्रांसपोर्ट करना उनके लिए क्या कठिन हो गया। तो अंग्रेजों के द्वारा ही क्या किया गया, अब हमको लग रहा है कि इस इलाके में छत्तीसगढ़ में क्या मिल रहा है भाई, बहुत ज्यादा मात्रा में लोहा पत्थर मिल रहा है, तो क्यों ना एक छोटा सा उद्योग यहाँ लगा दे, जो यहाँ की मशीनरी में जो यूज होता है वो मशीनरी लगा दो भाई।
यहाँ पे बंगाल क्षेत्र में, झारखंड उड़ीसा क्षेत्र में इतनी मात्रा में लोहा मिलता था कि यहाँ पे का कारखाना यहाँ पे लगा दिया गया, स्टील प्लांट। यहाँ पर कपड़ों का कारखाना लगा दिया गया। तो यहीं पे बनेगा सामान, अब यहीं के लोग खरीदेंगे, ये हुआ। तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा उद्योगों का विकास धीरे धीरे शुरू हुआ और समय बीतता गया। 1854 अंग्रेजों का शासन था, 1854 में। तो अंग्रेजों ने इस समय पे सबसे पहले किसी खनिज के या किसी पदार्थ या किसी वस्तु के बारे में जब उद्योग लगाया जाता है तो यह माना जाता है कि यहाँ पर कपास को लेकर के सूती कपड़े का एक छोटा सा मिल स्थापित किया, यही बनेगा कपड़ा, यही के लोग खरीदेंगे। उसके बाद धीरे धीरे और उनको लगा कि ये तो अच्छा चीज है, ज्यादा खर्चे नहीं हो रहे, यही के लोग काम करेंगे, लोगों को लग रहा है हमको काम मिल रहा है। धीरे धीरे वो अब आ गए, मैनेजमेंट का ही पूरा साधन ये था। फिर उसके बाद ये सबसे पहले याद रखेंगे कि सबसे पहले भारत में उद्योग की शुरुआत हुई थी, तो 1854 कौन सा उद्योग था? सूती कपड़े का उद्योग, या हम लोग बोल सकते हैं कपास उद्योग। ठीक। फिर आया एक साल बाद कौन सा उद्योग? जूट का उद्योग। जूट का जो एरिया है आज भी, जूट का एरिया जो है आज भी कौन सा क्षेत्र माना जाता है? बंगाल। जो भारत का ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये वाले हिस्से में जो डब्बा बन रहा है ना, ये वाले हिस्से में, ये तो बांग्लादेश है, ये बंगाल है, यहां से यहां तक ये वाला क्षेत्र आज भी जूट उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहां की मिट्टी, जलवायु उनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बांग्लादेश विश्व का सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य देश है बांग्लादेश, परसेंटेज में भाई, उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ हो जाता है। इतना परसेंट जूट यहाँ होता है। जूट से बनता क्या है? कौन से बोरे बनते हैं? प्लास्टिक बोरे। अभी सोसाइटियों में जो चल रहा है, आज के समय में कोई लगाते नहीं, तो आज बहुत महंगा हो चुका है वो भी बोरी। तो जूट मिल एरिया भी ध्यान रहेगा कोलकाता, क्योंकि काली मिट्टी में कपास होता है। काली मिट्टी का पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में कौन सा क्षेत्र में लगाया गया? जिस क्षेत्र में जो खनिज मिलता था उसी क्षेत्र में दुकान लगा दिया गया, है ना। लॉजिक है, आप लोग भी लगाएंगे कि जिस क्षेत्र में जो सामान मिलता है उस सामान को, कच्चा पदार्थ को कोई ढो के थोड़ी ले जाएगा दूसरी जगह पे, वही खोलो। जैसे हमारे यहाँ पर चूना पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, जांजगीर चांपा, बड़ौदा बाजार, रायपुर क्षेत्र में। तो चूना पत्थर मिलता है, तो उसको उठा करके मैं सरगुजा थोड़ी ले जाऊंगा वहां उद्योग लगाने के लिए, उसको कहाँ ले जाऊंगा मैं? वहीं का वहीं। और जो आसपास के सोर्स हैं उसको लेकर मैं क्या बनाऊं? उपयोगी चीजें। जैसे पानी कहाँ से मिल सकता है मुझे, तो यहाँ से पानी लो। बिजली कहाँ से? आसपास के बिजली संयंत्र से ले लो। तो ये काम उस समय से चला आ रहा था। कोयला खनन के उद्योग में सबसे प्रथम, ये इतना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से उद्योग नाम से? कपड़ा उद्योग मुंबई में सबसे पहले, जूट उद्योग कोलकाता में, ठीक है, या वेस्ट बंगाल। नदी घाटी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम कोलकाता बोलिए, पर्याप्त है। कोयला, अब कोयला कहाँ होता है? कोयला है वेस्ट बंगाल में सबसे पहले। आज के डेट में वेस्ट बंगाल का कोयला खत्म हो गया है, कम हो गया है, और कोयले का सबसे बेहतरीन सोर्स आज के समय में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तीन राज्य हैं ऐसे जहाँ कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। और रेलगाड़ी के लिए हमको चाहिए था इस्पात, तो इस्पात के लिए जमशेदपुर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसने? जमशेदपुर टाटा। उस समय एक भारतीय व्यक्ति थे जो प्रयास किए थे इसको, और उनके प्रयासों से ये चला गया। तो जब हम लोग उद्योगों की विकास की बात करते हैं कि अंग्रेजों के काल से लेकर के आज तक विकास हुआ, तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि इनका दो चरण में डेवलपमेंट किया गया था। पहला चरण जब भारत आजाद हुआ, उससे पहले का हो गया ये। अब भारत जब आजाद होता है तब भी उसको दो भागों में, उद्योग का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप लोग इकोनॉमी के रूप में समझिए। ये भूगोल भी है, इकोनॉमी भी है, संविधान भी है, पूरा है, तीनों चीज शामिल है।
जब भारत आजाद हुआ तो 1947 से जब उद्योग को बनाया गया और इतनी ज्यादा मात्रा में उद्योग लगे गए हर क्षेत्र में, अंग्रेजों से देखा गया था कि उद्योग का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, तो हर क्षेत्र में उद्योग लगना शुरू हुए और ये चला 1980 तक। अब 1980 से लेकर के फिर 12 साल चला एक दूसरे चरण के रूप में। 1947 में अब चलाएगा कौन, ये बताइए। लॉजिक तो आप लोगों का बन गया होगा। भारत आजाद हुआ तो उद्योगों को डेवलप कौन करेगा? सरकार, गवर्नमेंट, है ना। भारत सरकार चलाएगी। वो जहां जहां मन कर रही है वहां वहां खनिजों को देख करके उद्योग लगाना शुरू कर दिए। सरकार ने अपने उद्योगों के लिए जब कर्मचारी रखेगा तो सरकारी कर्मचारी ही होंगे होंगे ठीक है। अब इसी दौरान पे जैसे बीएसपी हुआ, 1956 में बीएसपी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो बीएसपी में भी काम करेंगे तो लोग पहले क्या थे, बीएसपी में नौकरी मतलब बहुत बड़ी चीज थी। आज के समय पता चलता है बीएसपी पूर्ण रूप से सरकारी ही नहीं था, है ना, वो सार्वजनिक संस्था है। जो सुविधाएं उस समय मिल रही थी, इतनी सुविधाएं उस समय इसलिए दी जा रही थी कि आप देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा योगदान दे सकते हो दो, क्योंकि आप ह्यूमन रिसोर्स हो, और ऐसे होते मानव संसाधन। और कुशल मानव संसाधन को जो सरकार है या प्राइवेट संस्था है पूरा का पूरा मिस यूज कर डालते हैं। 47 से लेकर के इतने सारे उद्योग लग गए, सरकार धीरे धीरे मुनाफा करने लग गई और उनसे मुनाफा में अब क्या हुआ, सरकार का दो काम होता है, ठीक है। इसमें एक आध जगह लिखा हुआ होगा, तो यहाँ ये दिख रहा है प्रबंधन, जिसको हम लोग क्या, प्रबंधन बस, है ना। प्रबंधन बस को समझिए, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, है ना। सरकार उस समय जब आजाद हुआ भारत तो उनके सामने चुनौतियां क्या थी, पहला तो क्या करो, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगा करके धनार्जन करो, और दूसरा बेहतर क्या करना है हमको, गवर्निंग, प्रशासन चलाना है। उद्योग लगाते गए तो इस बीच में हम एक चीज या सरकार एक चीज भूल गई, प्रशासन और जो उद्योग है उनको या मैनेजमेंट है, प्रशासन और मैनेजमेंट एक साथ नहीं किया जा सकता, है ना। प्रशासन और मैनेजमेंट एक साथ, इसीलिए आप इतिहास और बेहतर ढंग से पढ़ें तो यूरोप से जो व्यक्ति आया था, तो आप जानते हैं कौन आया था, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज नहीं आए थे। कुछ लोग आए थे और भारत में कुछ कुछ जगह पर क्या कर रहे थे भैया, व्यापार कर रहे थे, अनुमति लेकर व्यापार कर रहे थे। हम लोग यहाँ से सामान ले जाएंगे भैया, बेचेंगे, अनुमति दे दो। तो धीरे धीरे इन लोग बिजनेस भी करना शुरू कर दिए और कुछ जगह पर कैप्चर करके उस जगह पर शासन भी करना शुरू कर दिया, ठीक। अब व्यापार और शासन में टकराव होता गया। इसी वजह से 1857 में क्या हुआ था, प्रशासन पे हस्तक्षेप, व्यापार तो बढ़ रहा था और प्रशासन को लिए प्रशासन करना है, शासन करना है, इसलिए जहां जहां पर कमजोर राजा थे उसको मार मार कर क्या कर रहे थे, शासन भी करना शुरू कर दिए थे। कौन, अंग्रेज नहीं, कंपनी के लोग। और ये कंपनी के लोग ऐसे लोग थे जो यूरोप अर्थात ब्रिटेन में एक संगठन थे। आज के समय में कुछ कुछ संगठन होते हैं ना जो बिजनेस करने के लिए 3 लोग को जोड़ो, 4 लोग को जोड़ो, ऐसा वाले घूमते रहते हैं ना, वैसे लोग थे। इन लोग एलिजाबेथ से परमिशन लिए थे कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ, इन लोगों ने अनुमति दिया था कि आप भारत में जाओ तो व्यापार करो, लेकिन इन लोग व्यापार भी कर रहे थे और यहाँ शासन भी कर रहे थे। तो जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, तो इस क्रांति के बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम अपना व्यापार व्यापार सब क्या करो, बंद करो, तुम्हारा परमिट क्या किया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। आप पढ़ेंगे कि एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये समाप्त कर दिया गया, ये आते रहता है। इसके लिए स्पेशल चार्टर एक्ट वगैरह भी आया था। इतिहास में बहुत अच्छे से कहानी की जैसे बताऊंगा, आप लोग समझेंगे। तो व्यापार और प्रशासन दोनों को एक साथ नहीं किया जा सकता, इसलिए 1858 में एक अधिनियम आया
और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दी गई। अब यहाँ जितने क्षेत्र में आप अंग्रेज कब्जा करके रखे हो, उस क्षेत्र में अब सीधा ब्रिटेन की सरकार कब्जा करके रखेगी, कि कंपनी का कोई रोल नहीं है। ये हुआ था उस समय। अब ये लोग गुलाम हैं तो ब्रिटेन के गुलाम हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करके रखा हुआ। ठीक, दोनों में अंतर है, बारीक चीजें हैं, कुछ समझ सकते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। 1947 से कुछ सालों तक कंपनियां अच्छी चली, फिर प्रशासन करना और क्या करना, मैनेजमेंट करना, दोनों में बंद होना शुरू हो गया। अब ऐसी स्थिति में धीरे धीरे लोग उद्योग में और काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेने लगे। ठीक, आलसी हो गए। सरकारी नौकरी मिलता है तो लोग मिलने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम बनेंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा प्रशासन करेंगे, ऐसा प्रशासन करेंगे। बनने के बाद अब सरकारी नौकरी हो गया, अब कुछ नहीं करेंगे। ये होता है, ऐसे ही हो गया इनके साथ। उद्योगों में भारी गिरावट आ गई, मंदी आ गई, 1980 तक का पूरा बैठ गया। अब ऐसी स्थिति में फिर 12 साल तक दूसरा चरण चला और लोगों को छटनी का काम होता गया, और जो जो उद्योग अच्छे थे उनको ही रखा गया, बाकी उद्योगों को बंद कर दिया गया। उसके बाद पूरा उद्योग इतना ज्यादा बैठ गया कि अब सरकार को माना जाता है कि इस उद्योग में पूरे भारत में इतनी मंदी ला दी थी कि गवर्नमेंट के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं था, है ना। एक कहावत है कि उस समय देश चलाने के लिए मात्र 8-10 दिन या 12 दिन के पैसे उस देश के पास थे। तो इन्होंने किसके पास, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, इनके पास भारत ने क्या किया, मदद मांगी कि हमको आर्थिक सहायता चाहिए, पैसे चाहिए, क्योंकि हम अपने उद्योगों को और पुनर्जीवित कर सके और बहुत अच्छे ढंग से काम कर सके। तो IMF और वर्ल्ड बैंक, क्योंकि ये लोग पहले से ही अमेरिका ब्रिटेन के क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थान थे, इन लोग पहले से डेवलपमेंट थे, बहुत अच्छे उद्योगों का काम कर रहे थे, और अपने लोगों के, अपने देश के संगठन है, जो जो इसके मेंबर हैं उनको पैसा दे करके, कहीं भी किसी को कमी होता था तो इकट्ठा पैसा है उनको दे करके सहयोग दिया जाता था। तो इंडिया ने मदद मांगी IMF से, तो इनका एक स्टेटमेंट आता है कि हम आपको मदद तभी देंगे जब आपके पूरे देश में जितने उद्योग हैं, जितने भी उद्योग, बड़े बड़े उद्योग लगे होंगे, उन उद्योगों को चलाने के लिए विश्व के लोगों को अवसर दो। ठीक, किसको अवसर दो, विश्व के कोई भी जो लोग आपके उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं उनको अवसर दो। तो आपका जो मार्केट मार्केट बोला जाता है, आपका जो उद्योग वाला बाजार है वो पूरे विश्व के लिए खोलो। इसको कहा गया वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। पूरा एरिया ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में आकर के दुकान लगा सकता है, अपना सामान बेच सकता है। यहाँ भारत के लोग भी दूसरे देश में जाकर के अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा आया कि आप जो एक शब्द आया था लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। इनका मतलब ये था उदारीकरण का कि जो कंपनी या कोई व्यक्ति किसी कंपनी को चलाने के लिए आवेदन करता है तो बहुत सारे नियम होते हैं। उस नियम को क्या करो, उदार करो, शिथिल करो। आपको ये लाना पड़ेगा। अभी अभी फिर बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति आई है अभी 2024 से 2029, 5 साल के लिए आती है ना। अब नई औद्योगिक नीति आई है, उसमें इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया गया है। ये इसमें एक कहा गया है, अभी आया है 1 नवंबर को लागू हुआ है ना, ये 15 दिन हो रहा है। इसमें ये कहा गया है कि जब आप कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में कोई बिजनेस करना चाहता हो, कोई उद्योग लगाना चाहता हो, तो आप जितना 10 साल तक बिजली बिल पटाना नहीं पड़ेगा। 10 साल तक छूट है। जमीन लेते हो लीज में, तो लीज में और स्टाम्प ड्यूटी में या अन्य कर में 30% तक छूट मिलेगा। प्रोत्साहन, उदार कर रहे हैं। आप आओ तो मार्केट तो लगाओ। यहाँ मार्केट लगाओगे तो गवर्नमेंट की सोच है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, आसपास के लोग वहीं काम करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, पैसा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के नहीं लगा रहे तो दूसरे राज्य से आओ, है ना।
मेक इन इंडिया भारत में बनाइए, और एक और था, कौन सा इंडिया था, दो हो गया, और एक था निजीकरण। एक क्या था, निजीकरण। जो तुम, सरकार जो है पूरे कंपनी को, पूरे उद्योग को अकेले पकड़ के बैठे हो, उस पूरे कंपनी को प्राइवेट लोगों को, व्यक्तियों को दो भाई, बेचो। और जैसे एक उद्योग है, मान के चलो ये सीमेंट उद्योग है, बहुत बड़ा सीमेंट उद्योग है, और सरकार के लोग यहाँ चूना पत्थर ला रहे हैं, तो गाड़ी के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो गाड़ी का पेट्रोल के लिए नहीं दे पा रहे हैं, इनके सीमेंट को कोई खरीद नहीं रहा है, लेबर सरकारी है तो पेमेंट हर महीने देना पड़ेगा, तो जितने सब फालतू लोग हैं सबको भगाओ, और एक काम करो, इसको क्या कर दो, प्राइवेट कर। प्राइवेट करोगे तो स्वामित्व होता है एक, स्वामित्व किसका रहेगा, गवर्नमेंट का। मालिक कौन रहेगा, सरकार रहेगा, और काम कौन करेगा, कोई एक टेंडर लेने वाला काम करेगा, ठीक, जो काम कराएगा और पूरे काम को वही कराएगा, लेबर भी प्राइवेट होंगे, गाड़ी भी उन्हीं का होगा, सब चीज होगा। जब मुनाफा होगा तो 51% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होगी, क्योंकि, और 49% जो व्यक्ति की होगी, जितना फायदा होगा वो। और तब जो व्यक्ति इसको खरीदा होगा वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे मुनाफा हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। निजीकरण को जो गवर्नमेंट है, मैं थोड़ा सा ज्यादा उच्च स्तर पे चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग ये काम का है कि नहीं मुझे नहीं पता। जो निजीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के डेट में सही है कि गलत है, निजीकरण। अगर हम लोग मानव संसाधन का सही उपयोग करना चाहें ना, तो निजीकरण को एक हथियार के रूप में, विकास के हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमारे ही इस विभाग में अगर देखूं, अभी भर्ती होनी है, ठीक, भर्ती निकाल दी गई, 33,000 40,000 भर्ती निकाल दी गई, लोग ज्वाइन कर लिए, लेकिन उनके ज्वाइनिंग करने के बाद भी शिक्षा गुणवत्ता में उतनी तेजी से विकास नहीं हो पाएगा जितना हम उम्मीद रख रहे हैं। तो क्यों ना सरकार ये करे, और पेमेंट तो बहुत ज्यादा मात्रा में देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की ये मंशा रहती है कि कम से कम, क्योंकि उनको ये पता है कि काम करने वालों की कमी नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, संविदा भर्ती निकाल दिया जाता है, ठीक। अब उस पे मापदंड है कि आप अगर बेहतर काम करोगे ना तो अगले साल फिर से आपको मौका मिलेगा, एक रहता है काम। तो लोग क्या करते हैं, अगर मैं इसमें बेहतर प्रदर्शन करता हूँ तो मुझे क्या होगा, अगले बार फिर से रखा जाएगा, फिर से रखा जाएगा, और कुछ लंबे समय तक मैं काम कर देता हूँ तो एक संगठन बन जाएगा हम लोग का, और हम लोग इस पे ही नियमितीकरण की मांग करेंगे। ये होता है। तो गवर्नमेंट इसलिए उनको 10 साल 12 साल तक उसी पोस्ट पे रखती है, अब उनको नियमितीकरण करने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए कर भी दिया जाता है संविदाओं को नियमितीकरण। क्योंकि कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी क्षेत्र में काम कर रहा होता है, तो एक तो एज लिमिट पार कर गया, वो पार कर गया ना एज लिमिट, उसके बाद अब वो दूसरी जगह पे काम भी नहीं कर पाएगा जितना अनुभव इनमें है। और सरकार अगर पहले ही दिन उनको रेगुलर कर देती तो उनको और उस 12 साल तक दी जाने वाली पैसा उनको बच गया, गुणवत्तापूर्ण काम भी उनसे ले लिया गया। अब उसके बाद आलसीपना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रूटीन में आ गया तो करेगा नहीं आलसीपना। बहुत सारी चीजें हैं। तो नई औद्योगिक नीति में एक लाइन है, पूरा बहुत ज्यादा आर्थिक नीति में एक लाइन है, ज्यादा से ज्यादा जो भर्तियां हैं संविदा रूप में होनी चाहिए, ताकि राज्य का वित्तीय संसाधन का सुनियोजित ढंग से उपयोग किया जा सके। जो आप लोग नहीं पढ़ते हो, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उसको पढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं। इसलिए कभी भी अर्थशास्त्री इसका निजीकरण का विरोध नहीं करते, ठीक। लोगों को रोजगार मिलता है और हम लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हमारी भी आवश्यकताएं हैं, इसलिए हमको चिल्लाना भी जरूरी है। रोजगार तो अलग मुद्दा है, वो तो हमको मिलना ही चाहिए, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको प्राइवेट नौकरी करना चाहिए, लेकिन जब मौका मिलता है तो ऐसे क्षेत्र में भी हमको काम करते रहना, ठीक। तो इसको एक दूसरे शब्दों में कहा गया कि 1992 के बाद एक कॉन्सेप्ट आया था एलपीजी, इसको बहुत पूछा जाता है। 1991 में ये पारित किया गया था। इसको कहा जाता है कौन सी नीति, नई औद्योगिक नीति, है ना। औद्योगिक नीति 1991 इस समय माना गया था। अब इसी कारण से इनको लाने के लिए, जिसको हमेशा बार बार पूछा जाता है, मनमोहन सिंह,
मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, उन्हीं ने वर्ल्ड बैंक IMF से मदद लेने की क्या की थी, मांग की थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इनको माना। चलिए फिर हम इस पे आगे बात करेंगे। ये वही बातें हैं कि कैसे हम लोग उदारीकरण पे आगे बढ़े व्यवस्थित ढंग से। अब भारत आजाद हो चुका था, तो उसी आजादी में हम लोग जो कार्य बनाए थे, कौन कौन से पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से टारगेट रखे थे, कब हमारा उद्योग बहुत ज्यादा था और कब हमारा कम हुआ था, उसके साथ साथ कौन कौन से उद्योग, ये बहुत ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ पे आजादी के बाद पहली औद्योगिक नीति आई थी 1948। उसके बाद उसी में एक कहा गया था कि हम जो हमारा जो अर्थव्यवस्था होगा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तीसरी अर्थव्यवस्था, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक होती है समाजवादी, साम्यवादी, हमारे यहाँ समाजवादी बोला जाता है। तो इन दोनों को लेकर के हम लोग इनको क्या कर दिए, मिश्रित कर दिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। कुछ जगह पर पूंजीवादी लोग काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में हम लोग भी काम लेंगे। जैसे आज के समय में दूर संचार क्षेत्र है, टेलीकॉम सेक्टर है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, फोन में बात करते हैं। संचार क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी लोग हैं। समाजवादी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी योजनाएं लाई जाएगी लोगों की भलाई के लिए लाई जाएगी, कम दाम में उनको अच्छी सुविधाएं दी जाएगी, समाज के भला के लिए लाई जाएगी। पूंजीवादी में जो लोग काम करेंगे पहले अपना हित को देखेंगे, फिर सुविधाओं को बात करेंगे। तो अगर इसमें बात करता हूं, एक सिंपल चीज लिखूंगा, समझ जाएंगे। दूरसंचार में हम लोग बात करें तो BSNL किस कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, सरकारी है भाई, है ना, कम रेट में ही बहुत सारी चीजें मिल जाती है। और जियो क्या है, पूंजीवादी है, एक निजी व्यक्ति है, अंबानी जी, वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं पूरा। हमको जोड़ना है तो जुड़ो, नहीं जुड़ना तो BSNL में रहो। तो ये दोनों हमारे देश में चल रही हैं और दोनों अलाउ है। इस कारण से उस समय से हम हमारी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाया गया है। ओके, इसको हम लोग देख लेंगे कल और चर्चा करेंगे अन्य टॉपिक पर। संविधान पढ़ेंगे कि और कुछ पढ़ना है, बहुत बड़ा टॉपिक है संविधान के, जितना हो जाएगा वो कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए मैथ्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे घातांक और करनी।
नीचे आसपास मेरे, ठीक है। इसमें कुछ नियम है घटांक के, पहले नियम लिख लेते हैं क्या क्या है, तो इसमें एक एक क्वेश्चन भी देखते जाते हैं। नियम लिखेंगे, और जैसे फर्स्ट है a की पावर m इंटू ए की पावर n होता है। a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये क्या हो जाता है, एक साथ हो जाता है a की पावर m इंटू n, ऐसे घटांक के नियम में इंटू प्लस होता है दोनों, ऐसे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 की घात 5 है इंटू 2 की घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का आधार सेम है। जो नीचे में रहता है उसको आधार बोलते हैं, और जो ऊपर में रहता है उसको घातांक बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो दोनों का इसमें आधार समान है लेकिन घात अलग अलग है, तो क्या होता है, दोनों का जो घात है वो जुड़ जाता है। तो 2 की घात ये हो जाएगा 5 धन 2, तो 2 की घात हो जाएगा 5 और 2 7, ऐसे। अब इसी में भाग वाला देखते हैं, जिसमें a की घात m भागित a की घात n, भाग में या इसी को डिवाइड में लिख सकते हैं ना, अपान भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है। जो गुना में रहता है वो जुड़ जाता है, और जो भाग में रहता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, सेम वही देख लेते हैं। इसमें 2 की घात 5 भागित 2 की घात 2 है, 2 की घात 5 है और 2 की घात 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 में 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3। हो गया ये। नेक्स्ट है a की पावर m है और इसी की पावर में अगर n होता है, ऐसे a की पावर m है और उसी के पावर n है, तो ये क्या हो जाता है, दोनों गुना हो जाता है। तो a की पावर क्या हो जाता है, m इंटू n, ऐसे। जैसे है 3 की घात, 3 की पावर 2 है और फिर पूरे की पावर 5 है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणित 5, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10। और अगर a b इसके पावर n है, a b की पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू b की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं इसको। कुछ एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। अब है एक 1 बटे a की पावर n है, 1 बटे a की पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाता है, a की पावर माइनस n हो जाता है। ये नीचे में है बटे में, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो घात जो है वो माइनस हो जाता है। जैसे 1/5 की पावर में 2 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, -2।
a बटे b पूरे की पावर n है, ठीक है। तो इसको फिर अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n लिख सकते हैं और b की पावर n लिख सकते हैं ऐसे। इसमें दोनों में है, ब्रैकेट हटा देंगे तो दोनों का अलग अलग लिख सकते हैं। अगर a की पावर p बटे q है ऐसे, a की पावर में p बटे q है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर p बस लिख सकते हैं ऐसे, और फिर ब्रैकेट के बाहर 1 बटे q भी ऐसे लिख सकते हैं। p बस को अंदर रखेंगे और 1 अपन q बाहर कर सकते हैं ऐसे। कैसे कैसे लिखना है वही देखेंगे इसमें। अगर a की पावर 1 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 a होता है, सिर्फ 1 है तो a हो जाएगा। लेकिन a की पावर अगर 0 हो जाता है, a की पावर 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। इसको ध्यान रखेंगे। एक और है, अगर अंडर रूट में है a और उसके यहाँ पे सामने में m है, मतलब ये रूट के साथ है, अंडर रूट m a है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 बटे m ऐसे। जैसे वर्गमूल घनमूल में पढ़ते थे वैसी है, m है तो उसके पावर में 1 बटे m। हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड कैसे कैसे बनाना है वो। पहला क्वेश्चन है 16 की पावर 3 बटे 4 है, 16 की पावर 3 बटे 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 को गुणनखंड लिखेंगे, 16 को गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 16 का गुणनखंड निकालने आता है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूने 4। तो इसमें 2 कितने बार आया है, 4 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 4 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट के बाहर 3 बटे 4 है ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होता है, घात के ऊपर फिर घात है, तो फार्मूला में क्या होता है, घात के ऊपर घात होने पे दोनों का गुना हो जाता है। तो 2 की पावर में 4 गुणित 3 बटे 4 ऐसे, और ये हो जाए, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा इसमें, 2 की पावर 3, और इसका वैल्यू जानते हो तो इसको लिख भी सकते हैं, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8 ऐसे। हो गया ये, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, अब लिख लिए। वन अपान 69 169, और इसके पूरे की पावर में है -1/2, ठीक है। हम इससे पहले फार्मूला देखे थे जिसमें 1/n a था, 1/a की पावर n ऐसे था, ठीक है। तो ये क्या हो जाता था, a की पावर -n ऐसे हो जाता था, ठीक है। और इसमें क्या है, शुरू से माइनस है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि वो प्लस हो जाएगा, इसको नीचे कर देंगे, चेंज कर देंगे, जो ऊपर है उसको नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, 169/81 की पावर में क्या हो जाएगा ये, 1/2। अब क्या करेंगे, 169 किसका वर्ग है और जो 81 है वो किसका वर्ग है,
ठीक है, तो ये 13 का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 का वर्ग, और पूरे की पावर कितना है 1/2। अब घात के ऊपर घात है तो घात क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो लिख सकते हैं 13/9 की पावर 2 गुणित 1/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 13/9। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन है 64 की पावर है -2/3 इंटू 216 की घात है -2/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें माइनस को पहले ना करके सिर्फ इसका देखेंगे, क्योंकि ये नीचे में 3 है या वो, और इसका भी 3 है, तो किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, 3 वाला किसका है, 4 का है। 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 होता है। तो पहले वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस वाला चेंज कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे 4 की पावर 3 और पूरे की पावर -2/3 इंटू ये किसका क्यूब है 216, क्यूब और वर्ग याद रहना चाहिए कम से कम 20 तक, तो आसानी, ये 6 का है, 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 होगा। तो ये 6 की पावर 3 और पूरे की पावर -2/3। ठीक है, अब घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाता है, दोनों गुना हो जाता है। तो इसको लिखेंगे 4 की पावर 3 गुणित -2/3 इंटू 6 की पावर 3 गुणित -2/3। यहां से 3 और 3 दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 की पावर -2 इंटू 6 की पावर -2। ठीक है, अब इसका माइनस चेंज कर सकते हैं, छोटा हो गया ये तो इसको क्या लिखेंगे 1/4 की पावर 2 इंटू 1/6 की पावर 2। ठीक है, 4 का पावर स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 16 इंटू 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करना है, दोनों को गुना करना है, दोनों को गुना कर सकते हैं 16 और 36 को, तो ये हो जाता है 1/576। गुना करके देखिए इतना आता है कि नहीं आता, एक बार कंफर्म कीजिए इसको 16 को। करके देखिए तो 500 की 600। है, ठीक से करिए। 16 6 के 96। हाँ, 576 ही होगा। 16 6 के 96 का 6 हासिल है 9 हो जाएगा, फिर 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 9 करेंगे तो 57। ठीक है, हो गया ये।
इसके बाद घात में अगर पॉइंट में हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। क्वेश्चन है 2 की पावर है 1.5 अनुपात में दिया है 2 की घात में दिया है 0.5। 2 की घात 1.5 और अनुपात है 2 की घात 0.5 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, अनुपात अनुपात मतलब भी डिवाइड ही लिखते हैं इसको, तो ऐसे लिखेंगे 2 की घात 1/5 1.5 और 2 की घात है 0.5। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, या दशमलव को हटाने से पहले वो वाला फार्मूला लगा लेते हैं, हाँ माइनस वाला भाग वाला जो है, तो क्या हो जाता है ये 2 की घात, दोनों का जो घात है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, तो 2 की घात में 1.5 माइनस 0.5 ऐसे। ठीक है, अब 1.5 में 0.5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होगा आंसर। या अनुपात पे पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2:1। हो गया। ठीक, इसके बाद अगर पावर में x है तो उसका वैल्यू निकालेंगे अब। सत्रह की पावर है 3.5 इंटू 17 की पावर है x इक्वल टू है 17 की पावर है 8। ठीक है, इसमें x का ये वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का गुना में है, गुना में रहता है तो घात क्या होता है, जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है, तो पहले जोड़ देते हैं। 17 की पावर में क्या हो जाएगा 3.5 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 17 की घात 8। अब क्या होता है, इक्वल में अगर दोनों का आधार समान हो तो घात भी बराबर होता है। यहाँ पे 17 यहाँ पे 17, अगर ये दोनों बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर होगा, ये माना जाता है। आधार समान होने पे घात भी समान होगा, तो ये आधार समान है तो घात को भी समान कर देंगे। 3.8 धन x बराबर हो जाता है ये 8। दोनों समान, इधर 17 है आधार, तो घात भी जो है वो बराबर होगा, ये मानते हैं। ठीक है, यहां से अपना x का वैल्यू निकालेंगे, तो इधर ये प्लस में 3.8, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3.8। अरे 3.5 है ना, मिस्टेक हो गया है, 3.5 है। ठीक है, माइनस करके बताइए इसमें आंसर कितना आएगा। आंसर आएगा 4.5। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर में है 2x माइनस 5 इक्वल टू दिया है 4 गुणित 8, 8 की पावर में है x माइनस 4।
x माइनस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबका आधार समान होना चाहिए। ये 64 है, ये 4 है, ये 8 है, तो हमको सबको बराबर करना है, ये नीचे वाले को। तब नीचे वाला जब बराबर होता है तब ऊपर वाला बराबर होता है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको, ये 64 है, इसको 4 के वर्ग लिख सकते हैं, 4 का क्यूब 3 बार में आएगा ये। ठीक है, और ये 8 को अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और पूरे की पावर में 2x माइनस 5। ये 4 को 4 रहने देते हैं और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणित 4 और पूरे की पावर x माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, क्या हुआ इसको, हाँ 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं, वही कर देते हैं सीधा 2 की घात 3 लिख दें इसको। 2 गुणित 4 को सीधा लिख सकते हैं 2 की घात 3। नीचे लाइन में लिखने वाला था मैं उसी। ठीक, अब इसको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो हमको सबको 2 के में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसको 4 में किए थे, छोटा हो गया, अब इसको फिर 2 से 2 में कर सकते हैं। तो पहले ये 2 में कर लेते हैं। तो पहले 2 की पावर 2, ये 4 को लिखे हम 2 की पावर 2, फिर उसके पावर में क्या है 3 है। तो पावर की पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, इंटू 3, और पूरे की पावर हम एक साथ लिख देते हैं 2x माइनस 5। छोटा छोटा हो गया, 2x माइनस 5। ठीक, इधर को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू, इसको पहले वैसे ही लिख रहे हैं, सेकेंड लाइन में ऐसे लिखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पूरे की पावर है x माइनस 4। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, दोनों ये गुना हुआ तो 6 हो गया। ठीक, ये 6 का गुना इनके साथ भी होगा, घात के ऊपर घात है तो इसको गुना करके एक साथ लिख दूं। ठीक है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 6 और 6 दूनी 6 दूनी ये 12 हो गया, 12x। फिर ये 6 के साथ 5 का गुना होगा तो 6 पंचे 30 माइनस 30। ठीक, ये हो गया। अब इसको देखिए, इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर, ये 3 इनके साथ गुना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3x माइनस 4 तिया 12। ठीक है, अब ये सामने वाला 2 और है। ठीक है, तो अगर गुना में है और दोनों का आधार समान हो तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसमें जोड़ देते हैं सीधा, +2। ये वाला जो 2 है वो इनके साथ यहाँ पे प्लस हो गया 2। समझ आए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व एक लाइन और लिख लेते हैं फिर। 2 की पावर 12x माइनस 30 बराबर 2 की पावर ये हो जाएगा 3x, और ये ऋण 12 है और ये प्लस में 2 है तो माइनस हो जाएगा दोनों। कितना हो जाएगा, 12 में 2 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 10। ये ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का आधार समान है, 2 और 2 आधार। ठीक है, तो घात जो है वो समान हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आधार समान होने पे घात भी समान होगा। तो 12x माइनस 30 बराबर हो जाएगा ये 3x माइनस 10। अब क्या करेंगे, x से x को एक तरफ रखेंगे और संख्या को एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 3x। ठीक है, और इधर ये 30 प्लस में है तो इस तरफ जाएगा वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा ये 30 माइनस 10।
माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9x बराबर 30 में 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20। ठीक, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। 9 को इस तरफ ला देंगे, जो उधर गुना में है इस तरफ आ जाएगा तो भाग में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/20। ठीक है, समझ आया कहीं पे डाउट? एक बार और बता दूंगा कहीं पे समझ नहीं आया कैसे हुआ तो। हाँ, 9 वहां पर 9 गुना में x के साथ इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। हाँ, अपोजिट लिखा हुआ, हाँ सही बोले। ये हो जाएगा 20 पहले ऊपर में है, इसके नीचे में आएगा ना ये। हाँ, तो ये हो जाएगा 20/9। ठीक है ना, हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है 8 की पावर है 5/3 इंटू 4 की पावर है -4/3 इक्वल टू 2 की पावर x है। ठीक है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखते हैं इसको। ठीक, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5/3। ठीक है, ब्रैकेट के। फिर ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 4/3 बराबर 2 की पावर x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये घात के ऊपर घात है तो गुना हो जाएगा ये, तो 2 की पावर 3 गुणित 5/3। यहां भी है 2 की पावर 2 गुणित -4/3 बराबर 2 की पावर x। जो जो कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा उसको गुना कर देंगे। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, इसमें यहाँ पे 2 है और ये 3 है तो नहीं कटेगा ये। ठीक है, इसको गुना करके लिख देंगे, तो ये जा हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पे बचेगा 5 इंटू 2 की पावर, इसमें कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -8/3 बराबर 2 की पावर ये हो जाएगा x।
ठीक है, अब ये दोनों का आधार समान है तो ऊपर का घात क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो 2 की पावर 5 धन ब्रैकेट में लिखेंगे -8/3 बराबर 2 की पावर x। अब यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस। तो 2 की पावर हो जाएगा 5 - 8/3 बराबर 2 की पावर x। ठीक है, अब दोनों का यहाँ पे आधार समान है तो घात भी समान होगा, बराबर लिख सकते हैं। घात समान है तो आधार भी समान होगा करके, तो ये हो जाएगा 5 - 8/3 बराबर x। ठीक है, अब 5 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो इधर 1 है उसमें 3 बार जाएगा, इसके नीचे में है वो, तो 1 की तरफ इसमें 3 बार जाएगा और इसमें 3 है तो इसमें 1 बार जाएगा गुना। तो ये हो जाएगा 5×3 = 15 - 8 बराबर हो जाएगा x। ठीक है, 15 में 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7/3। ठीक है, 15 में 8 माइनस करो, हाँ यहाँ पे इधर 1 से भाग जाएगा तो 1 से 3 बार में जाएगा इधर, और इधर 3 को 3 से भाग देंगे तो इसमें 1 बार में जाएगा, तो इधर 1 में जाया, इधर 3, तो 5 या 15 और 1 8 एकम 8, 15 में 8 माइनस होगा ये। ठीक है ना, नहीं वैसा नहीं होगा, अगर इधर भी 3 रहता इसके पावर नीचे में ना तो वही होता 5 - 8 होता, लेकिन इसके पावर में कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसलिए इधर 3 बार में जाएगा, इधर 1 बार में जाएगा। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, हम्म हम्म नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, वैसे दोनों माइनस होगा तो उसके बाद कटेगा, ऐसे ऊपर में अलग अलग नहीं कटेगा वो। हो गया ये, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, वर्गमूल के अंदर में है 3 की पावर n इक्वल टू दिया है 81। ठीक है, इसमें n का वैल्यू निकालना है। एक फार्मूला देख लेते हैं इससे, क्या होगा ये, 3 की पावर वर्गमूल मतलब क्या होता है, आधा, तो पहले से n है और इसके बाद ये वर्गमूल का 1/2 ऐसे होता है। 81 3 की पावर में कितना कितने बार में आता है, 3 को कितना बार गुना करेंगे तो 81 आता है, 9 या 27 और 27 या 81 होता है 4 बार में, तो 3 की पावर 4।
अगर ऐसे नहीं होता तो इसका गुणनखंड ऐसे करके निकाल सकते हैं हम लोग, कितना बार में आ रहा है उसे सीधे डायरेक्ट लिख देंगे फिर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n/2 लिख सकते हैं, और इधर हो जाएगा 3 की पावर 4। इसमें भी दोनों का 3 और 3 आधार समान है तो घात समान होगा, तो n/2 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हमको n का वैल्यू निकालना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणित 2, इधर ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, आगे कल देखेंगे।